कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, ये जंगल, ये तालाब, ये मैदान, ये सब असल में काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का एक जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आज हम इसी दुनिया के अंदर की एक और दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जरा एक घने जंगल की इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में कितना शांत और ठहरा हुआ लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि यहां हर पल, हर सेकंड एक अदृश्य नाटक चल रहा है। एक ऐसा नाटक जहां हर किरदार, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक बहुत बड़ा पेड़, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज इस नाटक के किरदारों और इसकी कहानी को करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अदृश्य दुनिया, इस पूरे सिस्टम को हम आखिर कहते क्या हैं? इसी को वैज्ञानिक भाषा में पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब बहुत ही आसान है। किसी भी जगह पर मौजूद सभी जीवित चीजें, मतलब पेड़, जानवर, बैक्टीरिया और वहां मौजूद सभी निर्जीव चीजें, जैसे कि पानी, धूप, चट्टानें, मिट्टी, जब ये सब एक दूसरे पर निर्भर होकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, तो बस उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल एक टीम की तरह है, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक खास जगह और अहमियत है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस टीम के खिलाड़ियों से मिलते हैं। इकोसिस्टम के इन अलग अलग हिस्सों या घटकों को समझना बहुत ही दिलचस्प है। मोटे तौर पर देखें तो इस टीम के दो हिस्से हैं। पहला जैविक यानी बायोटिक, मतलब सभी जीवित खिलाड़ी, और दूसरा है अजैविक यानी एबायोटिक, मतलब वो निर्जीव मैदान जिस पर यह पूरा खेल खेला जा रहा है, जैसे हवा, पानी, तापमान और भी बहुत कुछ। और सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और अब आता है खेल का सबसे मजेदार हिस्सा। इस जीवित टीम में हर खिलाड़ी का एक खास रोल है, एक खास काम। इन्हें हम तीन मुख्य भूमिकाओं में बांट सकते हैं। एक हैं उत्पादक, जो ऊर्जा बनाते हैं। दूसरे हैं उपभोक्ता, जो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे हैं अपघटक, जो हर चीज को रिसाइकल करके सिस्टम को साफ सुथरा रखते हैं। कहानी की शुरुआत हमेशा होती है उत्पादकों से। ये सिस्टम के असली शेफ हैं। ये सूरज की रोशनी को किसी जादू की तरह पकड़कर उसे भोजन में बदल देते हैं। हमारे जंगल में जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं ना, वही इस इकोसिस्टम के असली पावर हाउस हैं। अच्छा, शेफ ने खाना तो बना दिया, पर कोई खाने वाला भी तो चाहिए, है कि नहीं? यहीं पर आते हैं उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये या तो सीधे पौधों को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। उपभोक्ताओं में भी अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी शाकाहारी जीव, जैसे खरगोश जो घास खाता है। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे लोमड़ी जो उस खरगोश को खाती है। और कभी कभी तो तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं, जैसे भेड़िए जो लोमड़ी जैसे दूसरे मांसाहारियों को भी खा सकते हैं। और फिर आते हैं इस कहानी के वो हीरो जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, अपघटक। ये प्रकृति की क्लीनअप क्रू हैं। जब भी कोई पौधा या जानवर मर जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव उन्हें तोड़कर उनके कीमती पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों से फिर नए पौधे उगते हैं और जीवन का चक्र यूं ही चलता रहता है। ठीक है, तो हमने किरदारों को तो समझ लिया, पर एक सवाल अब भी बाकी है। ये ऊर्जा यानी कि एनर्जी एक किरदार से दूसरे तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसका सबसे आसान जवाब है खाद्य श्रृंखला, या जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं। ये एक सीधा साधा रास्ता है जो हमें ये दिखाता है कि कौन किसको खाता है, और इस तरह ऊर्जा एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में कैसे ट्रांसफर होती जाती है। चलिए एक सीधी सी कहानी देखते हैं। सूरज से ऊर्जा लेकर घास उगती है। एक टिड्डा उस घास को खाता है तो ऊर्जा टिड्डे में चली गई। फिर एक मेंढक उस टिड्डे को खाता है, फिर एक सांप उस मेंढक को, और आखिर में एक बाज उस सांप को खा जाता है। देखा, ऊर्जा एक सीधी लाइन में नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। लेकिन क्या असल जिंदगी की कहानी इतनी सीधी और सरल होती है? क्या एक सांप सिर्फ मेंढक के इंतजार में ही बैठा रहता है? शायद नहीं। असलियत जो है वो इस सीधी लाइन से कहीं ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई है। और यही सबसे जरूरी बात है। असल दुनिया में कोई भी जीव सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहता। उसके मेन्यू में कई विकल्प होते हैं, और वो खुद भी कई दूसरे जीवों के मेन्यू का हिस्सा होता है। तो जब ये खाने की सीधी साधी लाइनें एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे को काटती हैं
और आपस में उलझ जाती हैं, तो एक ज़्यादा सच्ची, एक ज़्यादा असली तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। और उसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। अब ये कोई सीधी सड़क नहीं, बल्कि सड़कों का एक पूरा नेटवर्क है। ये किसी मकड़ी के जारे जैसा दिखता है, जो हमें दिखाता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा असल में किस किस रास्ते से होकर गुजरती है। और इस जाल का यही तो कमाल है। एक सांप सिर्फ मेंढक पर ही निर्भर नहीं है। अगर उसे मेंढक न मिले तो वो चूहा या खरगोश भी खा सकता है। यही जुड़ाव और ये विकल्प ही तो इकोसिस्टम को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। मतलब अगर एक रास्ता बंद हो भी जाए तो ऊर्जा दूसरे रास्ते से बहने लगती है। और यही सोच हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हर प्रजाति इस नाजुक से जाल का एक धागा है, तो सोचिए किसी एक धागे के टूटने से, यानी खींच लिए जाने से पूरे जाल का क्या होगा? एक भी जीव के गायब हो जाने का असर कहां-कहां और किस-किस पर पड़ेगा? ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि सीधे-सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है।